हाँ दोस्तों, सोना ठाकुर। दोस्तों किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे जाने, सही कीमत कैसे जाने। एक तो होता है कि जैसे बिल्डर का है तो बिल्डर खुद ही बता रहा है उस रेट में चल रहा है, इतने में लॉन्च किया हो तो फिक्स रहते हैं। रिसेल में भी प्रॉपर्टी जहाँ खूब बिक रही है आगे आजू बाजू एक ही सोसाइटी में तो पता लग जाता है इतने में गया। पर कहीं दूर और कहीं पुरानी प्रॉपर्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, तो उसका प्राइस कैसे जाना जाए बताइए। तो दोस्तों पहले भी मैं बना चुका हूं, लेकिन एक बार सोचा डिटेल में बना दें ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू जानना है तो उसके फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में, मतलब आप कैसे जानोगे कि दो घर हैं, एक में कोई एमिनिटी नहीं है और एक में एमिनिटीज है, एरिया सेम है, लोकेलिटी वही है, सब कुछ है, लेकिन एमिनिटी नहीं है तो फर्क पड़ जाएगा प्राइस में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है एरिया कितना है प्राइस जानने के लिए, भाई उसका कितना है 1000, इसका 1200, तो 1200 का ज़्यादा होगा। दूसरा लोकेशन क्या है ना, लोकेशन बहुत मैटर करता है। रियल एस्टेट में तो एक ही वर्ड बोलते हैं हम लोग, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। एक रोड टच है, रोड फ्रंटेज कितना है, और एक पीछे वाला प्लॉट है, फर्क पड़ जाएगा। सिटी में भी हम जानते हैं एकदम सेंटर हार्ट में सिटी के, जहाँ पे कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये बस स्टॉप सब कुछ है, एक रिमोट एरिया में रोड ही नहीं बनी तो फर्क पड़ा ना। डिस्ट्रिक्ट वही होगा लेकिन फर्क पड़ जाएगा। लोकेशन बहुत मैटर करता है। प्रॉपर्टी की एज कितनी है इस पर भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे पुरानी हो जाएगी उसका वियर टेयर बढ़ जाता है, तो उससे भी वैल्यूएशन पे फर्क आता है। स्पेशली अगर हम देखें 20 साल के बाद तो डेप्रिशिएट होने लगती है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। कलर करना हो, बाकी टूट फूट जैसे नॉर्मल ये होता है ना, तो वो चालू हो जाता है। फिर हमारे होते हैं कि कितने उसके अंदर बेडरूम है, हॉल है, उसके ऊपर 3 से 4 महंगा होगा, 4 से 5 महंगा होगा। उसके बाद होता है ओवरऑल कंडीशन कैसी है। मतलब एक सोसाइटी में मैंने देखा है कि एक घर इतना टिप टॉप सजा के टाइम से सब करके अच्छे से रखा, और एक का पूरा रेंट पे दिया हुआ था और टेनेंट ने पूरा धज्जी उड़ा के रखी हुई, तो दोनों का फर्क आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको वहाँ की जो भी 4-5 प्रॉपर्टी है, कम से कम 5 से 10 प्रॉपर्टी मैं बोलता हूँ देख लो, और उनका जो एवरेज प्राइस है वही आपका भी होना चाहिए। और ये जो 5 से 10 प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ, ये पिछले 3 से 6 महीने में ही बिकी हुई होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि 5 साल पहले वो बिकी थी 1 करोड़ में, तो अभी तो थोड़ी ना उसको कंपेयर कर सकते हैं। अभी पिछले 3 से 6 महीने में जो सौदे हुए वो कितने में हुए, ये सबसे सटीक आपको आंसर मिलेगा। या ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाते हो, आप अपना सर्च करो, वो लोकेशन को डालो, आप एज अ बायर बन जाओ। अगर आपको सेल करना है, आपको जानना है प्रॉपर्टी, तो बन के आप देखो, आपको पता लग जाएगा। उस एरिया के जो भी रियल एस्टेट एजेंट होंगे, ब्रोकर होंगे, वो भी आप उनसे भी बात करोगे तो काफ़ी कुछ आपको अंदाजा दे देंगे। बताएं, अरे यार एक प्रॉपर्टी थी वहाँ पे क्या रेट चालू है, बता देगा वो कि इतने में। एक से नहीं, कोई चीज़ 3 से 5 आदमी से पूछो तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। जितना एवरेज आप बढ़ाओगे एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाती है। अभी मेरे पास एक आया था, मेरा एक मतलब मेरे घर में ही मैंने एक अपना फ्लैट किराए पे दिया हुआ था, तो बंदे को लगा कि सर खुद ही है बिजनेस में, तो उसको दिल्ली में बेचनी थी प्रॉपर्टी, उसका प्लॉट था, और वो मुझसे पूछने लगा। अब मैं कैसे बताऊं कि यार दिल्ली का मुझे कुछ नहीं पता। उसको लगा कि ये अगर रियल एस्टेट में तो हर जगह का, पूरे इंडिया का इनको सब मालूम रहता है और इनके कॉन्टेक्ट रहते हैं, ये वो। अब लोग हैं नए, उनके हिसाब से उसने सही समझा, पर मैंने कुछ किया नहीं। पर थोड़ी दिन बाद आया यार बंदे का फिर से रिमाइंडर आया, क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करता है कि आप तो सर अपने ही हो तो आप सही बताओगे। मैंने क्या किया, मैंने सीधा अपना मैंने बोला अपने प्रॉपर्टी के डिटेल डाल दे दो। उसने जो दिया मैंने वहाँ पे डाला। हाँ, अब इसका पीस कितना बड़ा है और वहाँ पे बड़ा है, तो पर स्क्वायर फीट रेट तो सेम निकल आएगा ना। मान लो किसी का 2000 स्क्वायर फीट है और किसी का 5000 है, तो अगर प्राइस जानना है तो पर स्क्वायर फीट में देखूंगा 5000 स्क्वायर फीट का इतना मांग रहा है, तो 1000 स्क्वायर फीट का इतना होता है, और मैं बता दूंगा कि ये रेट चल रहा है। अब मैंने एक ही नहीं, मुझे 3 प्रॉपर्टी मिली, और एक तो एकदम महंगी थी, बाकी तो लगभग सेम थी। तो थोड़ा सा इसमें असमंजस, तो फिर मैंने पूछा कि भाई वो कैसा है लोकेशन आपका। जरूर वो कॉर्नर का पीस होगा जो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, या उसका कमर्शियल यूज़ होगा, रेजिडेंशियल यूज़ होगा, क्योंकि काफ़ी फैक्टर रहते हैं ज़मीनों के अंदर। अगर आप देखेंगे तो वो फैक्टर भी अगर आपको बता दूं तो क्या क्या होता है। एक तो मेन रोड से टच है क्या, सेम एकदम बाजू वाला, उसके पीछे वाला जमीन और मेन रोड से टच में बहुत 20-25% का डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद कौन से जोन में आता है, उसका आर जोन है, वो एग्रीकल्चर है, वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, उसका कौन सा जोन है, ये बहुत मैटर करता है ज़मीन का जब वैल्यू। उसका यूज़ क्या कर सकते हैं हम, वो बहुत रहता है।
और जमीनों में भी अगर आप देखेंगे जो कॉर्पोरेशन लिमिट में, तो इन पे एफएसआई होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, मतलब आप कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मान लो आपके पास 3000 स्क्वायर फीट की जगह है, तो अगर एफएसआई 1 है तो आप 3000 स्क्वायर फीट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 20 मंजिले की बिल्डिंग बना देते हैं और 30,000 बिल्टअप बेच सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो कहीं कहीं ये 0.5 होता है, 0.75 होता है। अब बॉम्बे जैसे शहर में क्योंकि जगह उतनी नहीं है तो डबल भी हो सकता है कि है वैसे 3000 स्क्वायर फीट की लैंड, लेकिन आपको जो एफएसआई मिलेगा वो 6 अगर 2 है एफएसआई तो आपको 6000 स्क्वायर फीट बिल्टअप करने का मौका मिल जाएगा। ये फैक्टर भी बहुत मायने रखते हैं आपको ये वैल्यू को जानने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के भी रहते हैं सर्कल रेट, उतना एक्यूरेट नहीं रहता है उनका, लेकिन एक अंदाजा तो आ जाता है एकदम कि थोड़ा बहुत मतलब 200-500 पर स्क्वायर फीट का फर्क होगा जो सर्कल रेट रहते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी होती हैं वैल्यूएशन की, बैंक लोग जो हायर करते हैं जो वैल्यूएशन के लिए आते हैं कि इतनी है क्या नहीं, वो लोग भी रहते हैं, ऑथराइज रहते हैं वो, और देते हैं वो एकदम रिटर्न में। वो भी एक तरीका है कि प्रॉपर्टी जानने का। मेरा सबसे पेट तरीका है, जैसे आज मैं गया था एक बंगलो देखने, बंदे का, हमारे पुराने क्लाइंट थे, ऐसे ही बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा यार अपना घर बेचना है मुझे, मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ, तो क्या है अब कैसे निकालूं। अब मैं उसे बंगलो का प्राइस निकालना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसकी प्लम्बिंग मतलब फिटिंग्स क्या क्या है, कैसे इंटीरियर वगैरह कैसा है, देखभाल कैसे किया है। तो क्या किया होगा मैंने, सिंपल उसने पूछा मतलब कि क्या होना चाहिए, मैंने बोला कि जमीन का भाव निकालो, सीधा 2 सेपरेट चीजें कर दो। एक तो जमीन का भाव, उसका 5200 कुछ स्क्वायर फीट था और जमीन वहाँ बहुत कॉस्टली है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का 1000 स्क्वायर फीट है, 1500 का भाव है पर स्क्वायर फीट। तो आप जान जाओ। तो जमीन की वैल्यू हम देखने गए तो 7.5 करोड़ हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हम देखेंगे उनका इतना अच्छा नहीं था, बट आज के डेट में 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट बिल्टअप जो जाता है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो वो लगा लो। तो उन्होंने कितना 1 एफएसआई था तो उन्होंने उतना ही बिल्टअप किया हुआ था, तो 5000 स्क्वायर फीट का ये हिसाब से आप लगा लो। तो आपको एक हाथ में आ गया कि भाई इतना वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका फेसिंग क्या है। अगर साउथ फेसिंग है तो बुरा मानते हैं, ईस्ट वेस्ट है तो अच्छा है वो फेसिंग, और दूसरा कि आपका व्यू क्या है, रिवर साइड व्यू है, किसी का पुल फेसिंग है, एमिनिटी फेसिंग है, और किसी के सामने हॉस्पिटल है, किसी के सामने गार्बेज डंप है। तो ये इससे बहुत फर्क आ जाएगा कि लैंड का रेट तो वही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वही है, बट उसका व्यू से भी बहुत बड़ा फर्क आता है। तो ये भी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए जब आप कंपेयर करते हो कि मैं, लोग बोलते हैं अरे उसने तो इतने में बेचा 1.40 में, आप 1.20 क्यों बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ कि अभी दोनों का फर्क समझो, उसका फेसिंग क्या था, है ना। फ्लोर राइज के भी पैसे अलग से लेते हैं, 50 रुपए 100 रुपए पर स्क्वायर फीट थर्ड फ्लोर या ऊपर के फ्लोर का, कभी कभी गार्डन का अलग से मांगते हैं। तो काफी चीजें ऐसी रहती हैं। तो जब भी आप प्राइस कंपेयर करो तो उसकी एमिनिटीज कम से कम 70-80% मैच होनी चाहिए। पूरा 100% 2 बंगले एक जैसा 2 ओनर नहीं बनाएंगे, कुछ अपना रहेगा, कुछ अपने लिए पूजा घर बनाएंगे, किसी को स्टोर चाहिए था, किसी को जिम चाहिए था, किसी ने अपना नीचे बेसमेंट में ऑफिस भी खोला है, किसी को कुछ सर्वेंट रूम चाहिए, किसको नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें होंगी। पर 70% अगर सिमिलर है तभी आप उन दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं गया, मैंने सिंपल जो मेरा फॉर्मूला है, मैंने लैंड का कॉस्ट निकाला और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट निकाला, और प्रॉपर्टी 20 साल से पुरानी थी तो मैंने कहा अब ये डिप्रिशिएट हो रही है, आप इसका बहुत आधा ही लगा के चलो, क्योंकि नए बंदे का अपना टेस्ट है, अपना फर्नीचर अपने हिसाब से वो बनाना चाहेगा और पूरा रिनोवेट करेगा। तो आप ज्यादा इसका प्राइस मत लगाओ। ऐसे वो 14 करोड़ बोल रहा था, 12 करोड़ बोल रहा था, मैंने रियलिस्टिक बने बोला कि ठीक है कोट करने को ये करो, लेकिन रियलिस्टिक जमीन का भाव पकड़ो, और थोड़ा बहुत आपने काम कर रखा है उसका ज्यादा नहीं मिलेगा, 1-1.5 करोड़ मिल गया तो बहुत है। तो अगर 9-10 करोड़ में हो गया तो सौदा अच्छा है। तो उसने वो भी मान गया कि भाई ने एकदम लॉजिक देके के सही तरीके से सब कुछ लैंड का ही इसमें पकड़ सकते हैं बहुत, क्योंकि पुरानी। हाँ, अगर किसी ने बहुत लैविश बनाया होता, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती, इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड फर्नीचर, सब टीक वुड और मार्बल ग्रेनाइट और सब नई टेक्नोलॉजी वाली फिटिंग्स ये सब होती, क्योंकि आजकल सब नए नए चीजें आ रही हैं, तो फिर ठीक है, उसका भी उस हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। आप ये मान के चलो कि जो भी फर्नीचर बंदे ने कर रखा है, अगर वो ब्रांड न्यू है, ज्यादा यूज नहीं है, तो उसका
हार्डली मतलब फिर भी 25% तो एक बार फिट हो गया तब भी कम हो जाता है, और यूज है और 5 साल से अंदर है तो 50% ही उसकी वैल्यू रहती है। अगर उसने 10 लाख खर्चा किया तो 5 लाख ही पकड़ते हैं, और उसका ज्यादा यूज हो गया तो 1/3 उसका वैल्यू निकाला जाता है। मान लो उसने अगर 30 लाख लगाए तो 10 लाख ही उसका हम पकड़ते हैं कि ये भाई आपका इसका खर्चा, तो ऐसे करके हम वैल्यूएशन उसका निकाल सकते हैं। दोस्तों ये कुछ डिटेल में मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और ये सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।